नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्राइम डिबेट में आज बात होगी राज्यसभा के रण की। दरअसल देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा, जिसमें राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें भी शामिल है। भाजपा से राज्यसभा के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत, तो वहीं कांग्रेस से नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है। ऐसे में खाली होने वाली 3 सीटों पर चुनाव होगा। मौजूदा गणित के मुताबिक इन चुनावों में भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या दोनों ही दल इस गणित के मुताबिक अपने उम्मीदवार उतारेंगे या फिर अपने प्रतिद्वंदी दल का गणित बिगाड़ने के लिए कुछ सियासी कोशिश भी करेंगे। सवाल आज यह भी है कि राजस्थान के नेताओं को ही राज्यसभा में भेजने की कोशिश होगी या फिर कोई पैराशूट उम्मीदवार भी मैदान में उतारा जा सकता है। चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, और हमारे साथ में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मनीषा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ में पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी? 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 2 सीटों पर आपकी जीत लगभग तय है, क्योंकि 2 सीटें ही खाली हो रही है और संख्या बल के लिहाज से भी 2 सीटें आप आसानी से जीत सकते हैं। ऐसे में 2 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारेंगे, 3 पर भी कोशिश कर सकते हैं? जी बिल्कुल दीपक जी, पूरी तैयारियां चल रही है। जैसा कि सभी को पता है कि कोर बैठक हो चुकी है और उस कोर बैठक पर जो संभावित उम्मीदवार है उनके नामों पे चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अधिकृत किया गया था कि वे नाम करके और आगे भेजेंगे। और देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ पे भेजा जाएगा नाम, और जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो हम सबके सामने होगा और बहुत जल्द होगा। नहीं मैम, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 2 सीटें तो आप जीत के लिहाज से संख्या बल आपके पास है, 51 वोट की जरूरत होती है मौजूदा स्थिति में। तो ऐसे में 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे या तीसरे पर कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए किसी निर्दलीय को खड़ा किया जा सकता है, या निर्दलीय जो है उसको समर्थन कर देंगे आप पिछली बार की तरह? दीपक जी, मैं वही कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी होगा, जो भी वो कहेंगे, जो भी समीकरण के हिसाब से जो भी कहेंगे वो फाइनल होगा। चलिए ठीक है, वापस आता हूं मैं आपके पास में। पौरुष जी, मुझे आपसे भी ये जानना है कि आपकी कितनी तैयारी, और दूसरा ये कि 1 सीट तो आप आसानी से जीत सकते हैं, 1 ही सीट अभी आपकी खाली हो रही है। तो ऐसे में 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उसका गणित बिगाड़ने के लिए आप भी कोशिश करेंगे, जैसे एक्स्ट्रा उम्मीदवार पिछली बार भी 2022 में उतार दिया था आप लोगों ने? नहीं, देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी से आपने जब सवाल पूछा, और वो बड़ी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा संविधान विरोधी जो बताते हैं वो क्यों बताते हैं? आप देखिए कि जब बिल्कुल गणित बिल्कुल स्पष्ट है कि है ना 2 सीट भाजपा को जानी है, 1 सीट हमारे को आनी है। और उस स्थिति में भाजपा के हमने पिछली बार के अगर रिकॉर्ड देखे तो 2020 में इन्होंने ओंकार सिंह लखावत जी को जो है एक कैंडिडेट एक एक्स्ट्रा बना के उतारा। इन्होंने सुभाष चंद्रा जी को 2022 के अंदर इन्होंने इन लोगों ने उतारा। तो आप देखिए कि मतलब इन लोगों का ऑपरेशन लोटस जो इनका सदा रहता है कि दूसरे की गणितें खराब करो, दूसरे की सरकारें खराब करो, दूसरे की पार्टियां खराब करो। आप देखिए कि मतलब ये इनके संवैधानिक मूल्यों में इनका विश्वास ही नहीं है। हम लोग इन पे बार-बार जो संवैधानिक विरोधी होने का इन पे जो आरोप लगाते हैं वो उस बात का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी दिया। इनको आपकी बात का पुरजोर खंडन करना चाहिए था। ये इस बात को बोलते हैं कि हम संविधान के प्रेरी हैं, हमारे खाते में 2 सीट आनी, गणित के हिसाब से 2 सीट हमारे पास आनी चाहिए और हम सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे कि तीसरी सीट भी हमें कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी करके हमें कांग्रेस का, इन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वो मान लेंगे। हम तीसरी सीट भी जीत सकते हैं क्या? इन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं इस बात पर। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे शुरू हो चुका है काम, और जो भी रणनीति होगी वो होगी शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट। नहीं तो मुझे आप ये बताइए मनीषा जी, आप हम तो बैठ करके विचार करेंगे कि हमें किसी पड़ोसी के घर में डाका डालना या नहीं डालना। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हुआ क्या? आपको तो जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी के नाते ये कहना चाहिए कि हम तो जो सिस्टम चल रहा है, जो व्हिप सिस्टम है कि भाई विधायकों को, हर विधायक को अपनी अपनी पार्टी के व्हिप जारी होते हैं, और व्हिप जारी हमारी तरफ से जो होगा और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को उनकी तरफ से व्हिप जारी होगा। तो हम लोग तो जो है व्हिप का पालन करेंगे। आप कह रहे हैं कि विचार करेंगे कि हम कांग्रेस के घर में तोड़फोड़ करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपकी संविधान विरोधी सोच दर्शाता है ये चीज। आपसे सीधा साधा सवाल किया गया था। देखिए, आपकी बात बताओ, अब सीधा साधा सवाल नहीं, मैं तो आपकी बात में कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास 1 सीट आएगी और 1 हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा। मैं तो कह रहा हूँ इस चीज को।
कि हमारे हमारे खाते में 51 वोटों पे एक प्रत्याशी बनेगा। हमारे पास अगर 102 वोट होते तो हम 2 सीटों के बारे में सोचते। हमारे पास 102 वोट नहीं है, हमारे पास 51 ठीक है, वोट ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। परुष जी, मनीषा जी कुछ जवाब देना चाह रही है, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। हम संतुष्ट है इस चीज में। आप कह रहे हैं कि हम विचार ठीक है, करेंगे परुष जी सुनिए, परुष जी इनकी बात सुन लेते हैं पहले। परुष जी जवाब देना चाहिए मनीषा जी कुछ। लगातार हार का फ्रस्ट्रेशन है ये। आप लोग जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर तो अरे भाई, होली पे दिवाली के गीत गा रहे हैं, सवाल यहाँ पे डिबेट राज्यसभा चुनाव की हो रही है और आप कह रहे हैं कि पहले चुनाव हार गए, जीत गए। बंगाल में आपने 91 लाख वोट कम कर दिए और आप बोल रहे हैं आप चुनाव जीत गए। आपने राजस्थान में FIR बड़ी लाखों की संख्या में वोट काट दिए, आप कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे आप, राज्यसभा का मैटर है मैडम, राज्यसभा पे बात कीजिए। आज राज्यसभा के विषय पे डिबेट हो रही है। आज आप इस बात को कहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों में डाका डालेगी या फिर संविधान के प्रहरी बनकर सिर्फ 2 सीटों पर टिकी रहेगी? इस बात का जवाब दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, एक चलिए, ठीक है, श्याम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। श्याम जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आता हूं मनीषा जी आपके पास में। श्याम जी बहुत स्वागत है आपका। सर, मौजूदा संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 2 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, जितना कार्यकाल पूरा हो रहा है जिनका, और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है मौजूदा संख्या बल के लिहाज से। लेकिन पुराना इतिहास, चूंकि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से, मेरे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते, तो मुझे ये बता दीजिए, ये गणित बिगाड़ने की कोशिश करेगी क्या दोनों दल एक दूसरे की? एक्स्ट्रा उम्मीदवार, किसी निर्दलीय को समर्थन? अब दीपक जी, जिस प्रकार से अभी रणनीति के तहत जो चुनाव लड़ा जाएगा राज्यसभा में, अभी कांग्रेस के पास 1 सीट स्पष्ट रूप से आती दिख रही है। तोड़फोड़ नहीं होगी तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और बीजेपी 2 सीट है। तरीके का मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी में किसको लाया जाए किसको नहीं लाया जाए, वहां ज्यादा कशमकश चल रही है। वहां उम्मीदवार ज्यादा है और सीट कम है। अब पहली बार यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू को वापस से यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए या मध्य प्रदेश से लड़ाया जाए, अभी आपस में केंद्रीय स्तर पर कसमकश चल रही है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भाजपा में बहुत लंबी सूची है कि महिला को किसी को इस बार राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजा जाए, ये भी चर्चा है जोरों पर। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि अब जो कह रहे थे कि भाई उम्मीदवार किस तरह का लाया जाए, तो उम्मीदवार देखिए राज्यसभा में जब पैसे वाला और अलग तरह का तंत्र वाला व्यक्ति आता है तो फिर वो दूसरी तरफ भी देखने की कोशिश करता है, जैसे पहले हुआ है। लेकिन वो सुभाष चंद्र जी चुनाव जीत नहीं पाए थे, आपने भी देखा था सारी स्थितियां बनी थी, क्या हुआ था। और उससे पहले अगर कमल मुरारका की बात करें तो उस वक्त भी ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा श्याम जी, गणित बिगाड़ने की कोशिश इस बार भी लगती है क्या आपको? गणित बिगाड़ने की कोशिश एक दूसरे की, किसी दूसरा को निर्दलीय खड़ा कर दिया जाए, उधर बीजेपी किसी तीसरे निर्दलीय को समर्थन कर दे, ऐसी गणित भी लगती है कि आपको किस बार भी होगी? देखिए ऐसा अभी तो, क्योंकि अभी तो उम्मीदवारों की घोषणा हो जाने के बाद मालूम पड़ेगा कैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी तो ये तो बात है कि चुनावी कार्यक्रम घोषित हो गया है, पार्टी के अंदर हो रही है, दिल्ली में कशमकश चल रही है, मदन जी दिल्ली मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी जाके वापस आ गए। अब देखिएगा कि नरसिंह कुलरिया है। अब नरसिंह कुलरिया का संबंध पहले अशोक गहलोत से भी काफी नजदीक था और आजकल बीजेपी में भी नजदीकीपन है, क्योंकि उसने लोकसभा में इंटीरियर का काम किया था। या तो वो चुनाव लड़े या उनकी पत्नी है वो चुनाव लड़े। तो देखिएगा दोनों के बीच में संबंध है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए। अभी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इनमें से दोनों में से कौन आए। ठीक है। एक देखिएगा और देखिएगा एक और है कि भाजपा के राष्ट्रीय उद्यमी प्रकोष्ठ मोर्चा अखिल भारतीय सह संयोजक श्रीमती भगवती देवी बलदुआ का नाम भी चल रहा है। ठीक है, उनको भी यहाँ से चुनावी टिकट देकर। ठीक है सर, ये संभावित उम्मीदवार जो आपने बता दिए कि पार्टी नेताओं, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय नेता, उनसे अलग नाम है ये जो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं पौरू जी मैं और भी नाम बता रहा हूँ मैं आपको जी, अभी और भी नाम बता रहा हूँ। देखिएगा कि देखिए सुनीता बैसला का नाम भी चल रहा है, अलका गुजर का नाम भी चल रहा है, और हैदराबाद में महेश बैंक के चेयरमैन है, उनकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी बलदुआ जो मैं बता रहा हूँ उनका भी नाम चल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसे नाम है जिसको आने के बाद क्या स्थिति बनेगी नहीं बतेगी। अब राजेंद्र राठौड़ भी लगे हुए हैं, सतीश पूनिया भी लगे हुए हैं,
तो इनके तो लंबी सूची है कि भाजपा किसको ठीक है। देगी। अब ठीक है, देखिए 2 सीट है। मैं आता हूं सर, वापस आता हूं सर आपके पास में। परू जी, मुझे एक चीज और जाननी थी। आपने ये तो नहीं कहा कि इस बात से इनकार तो आप भी नहीं करेंगे कि यदि जरूरत पड़ी तो दूसरा उम्मीदवार कोई समर्थन करने के हिसाब से भी आप लोग उतार सकते हैं। खैर, मुझे ये बताइए, एक विडंबना होती है परू जी, जब लिस्ट को देखा जाता है, राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें हैं। इन 10 राज्यसभा की सीटों में आपके पास में मौजूदा दौर में 5 उम्मीदवार हैं। 5 उम्मीदवार में, माफ कीजिएगा, 5 राज्यसभा के सांसद है, उसमें सिर्फ एक राज्यसभा के सांसद जो है नीरज डांगी, वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद में आप बात कर लीजिए रणदीप सिंह सुरजेवाला की, मुकुल वासनिक की, आप बात कर लीजिए प्रमोद तिवारी की, या आप बात कर लीजिए सोनिया गांधी की। राजस्थान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, स्थानीय राजस्थान के नेता नहीं है। अब जो एक सीट खाली हो रही है नीरज डांगी की, राजस्थान की जनता क्या उम्मीद करे? किसी स्थानीय को टिकट दे देंगे आप, स्थानीय को उम्मीदवार बना लेंगे, या कोई फिर से बाहर से दिल्ली से तय होकर कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाएगा और वो यहां से राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनकर चला जाएगा? दीपक जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी होती है उसको एक अपने नैतिक मापदंड स्थापित करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे पे आरोप लगाती है, खुद के गिरेबान में देखती नहीं। हमारे लोग कम से कम स्टेट वाइज भारी हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पे प्योर कांग्रेसी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखिए रवनीत सिंह बिट्टू, वो प्रदेश के हिसाब से भी भारी है और विचारधारा के हिसाब से भी भारी है। कांग्रेस ही थे ना वो, उनके दादाजी बेन सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो खुद भी कांग्रेस से सांसद रहे, कांग्रेस ने उनको इतने अवसर दिए और वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, देखिए सतीश पूनिया जी जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने विपक्ष में रहकर संघर्ष किया, राजेंद्र राठौड़ जी जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने विपक्ष में रहकर धरातल पर भाजपा की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, आज उन बेचारों के नाम कोई 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे लिए जाते हैं। जब हम 10 उम्मीदवारों की सूची संभावित की बात करते हैं तो उनका नंबर बेचारों को 8वें नंबर पे नंबर बीजेपी की चिंता छोड़ दीजिए ना परू जी, मतलब भारतीय बीजेपी की चिंता छोड़ दीजिए। पार्टी में क्वालिटी क्या है? भारतीय जनता पार्टी में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ। सुनिए परू जी, ऐसे व्यक्ति को चयनित परू जी छोड़ दीजिए बात। परू जी अभी राहुल कस्बा की बात आ जाएगी। राहुल कस्बा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चलेगा, आपने उनको टिकट दे दिया। सुभाष जो मील है उनको आपने दे दिया टिकट। ये सब चीजें बातें वो है, इन्होंने विकास चौधरी को विकास चौधरी राहुल कस्बा जो है वो जनता के वोटों से चुनाव जीत करके आए हैं और विधायक के वोट से राज्यसभा में जाना, जनता के वोट से विकास चौधरी को उधर से टिकट नहीं मिला, विकास चौधरी का आप लोगों ने टिकट दे दिया किशनगढ़ से। ये सब चीजें होती है, ये परंपरा है। जनता चाहती तो हरवा देती है, अगर जनता उनके निर्णय से सहमत नहीं थी तो जनता हरवा देती उनको। ठीक है, आप तो मुझे ये बता दीजिए, अभी 5 राज्यसभा के सांसद हैं, उनमें से सिर्फ एक नीरज डांगी है राजस्थान से, बाकी 4 नहीं है। तो राजस्थान की जनता इस बार उम्मीद कर लेगी जो एक सीट साहब खाली हो रही है 21 जून को, उसमें आप राजस्थान के किसी नेता को टिकट दे देंगे, राजस्थान का कोई स्थानीय रहने वाला व्यक्ति होगा जो इस बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा में जाकर। ऐसी कोशिश है, ऐसी मंशा है क्या पार्टी की? निश्चित तौर पे परिस्थितियां जो होती है वो अपने आप आवश्यकताएं जो है उसको पैदा भी करती है और उसको आगे भी बढ़ाती है। आज वर्तमान परिस्थिति में जबकि हम लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, राजस्थान में राज्य में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जो है राजस्थान से ही हमारे किसी प्रत्याशी को जो राजस्थान की आवाज को राज्यसभा में जाकर के बुलंद करे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत बनाए। निश्चित तौर पे ऐसा प्रत्याशी दिया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप रवनीत सिंह बिट्टू जी को जो डबल भारी हो गए, जो आप मुझे बताइए कि आज वो इतने केंद्र सरकार में इतने इंपॉर्टेंट पद में बैठे हुए हैं, आज उनके पास रेल राज्य मंत्री है, वो खाद्य राज्य मंत्री है, उन्होंने राजस्थान की आवाज कितनी बार उठाई मुझे बता दीजिए आप। और दूसरी बात आपसे एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने राज्य मंत्री रहते हुए राजस्थान को क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी सवाल तो पूछिए कि आप रेल राज्य मंत्री होने के नाते आपकी क्या भूमिका रही? आपके खाद्य मंत्री रहते हुए राजस्थान परू जी मैं पूछ लूंगा, आप तो ये बताइए एक सीट पर करूंगा परू जी, सतीश पूनिया जी, हम भी इस बात को जानते हैं कि 2 सीट भाजपा को जानी है, तो कांग्रेसी प्रवक्ता के साथ साथ एक राजस्थान निवासी होने के नाते मेरे दिल में दर्द है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान में जमीन में रहकर किया, उनको आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दर्द है? सर एक राजस्थान की आम जनता, परू जी राजस्थान की जनता को भी, परू जी सुनिए, परू जी राजस्थान की जनता को भी तो दर्द होता होगा कि 5 सीटें कांग्रेस के पास है, उसमें से सिर्फ एक राजस्थान का है। प्रमोद तिवारी राजस्थान से नहीं है, रणदीप सुरजेवाला नहीं है, मुकुल वासनिक नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। सिर्फ चुनाव जिताने के लिए राज्यसभा में वो कांग्रेस पार्टी की संख्या बढ़ा दे, उन्हीं को राज्यसभा में भेज दीजिए, राजस्थान से भेज दीजिए। ये कितना न्यायोचित है? नहीं, मैंने आपसे इस बात को कहा, देखिए दीपक जी, मैंने आपसे वापस कहा कि देखिए जब परिस्थितियां समय होती है वो अपने हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती है। जब हम लोग विपक्ष में बैठे, हमसे ज्यादा महत्व तो सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष के लोग जो केंद्र में भी सरकार में, राजस्थान में भी सरकार में,
और उनको तो जो और वो साथ में आपने मंत्री भी बनाया, तो आप राजस्थान से ऐसे व्यक्ति को भी भेज सकते थे ना, सतीश पूनिया जी को बना करके आप मंत्री बनाइए, हम स्वागत करेंगे। आप राजेंद्र राठौड़ जी को, ठीक है, आप मुझे लगता है कि राजस्थान के किसी व्यक्ति को, नीरज डांगी की जगह किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, उसके बजाय आपको सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ की ज्यादा चिंता है। ठीक है, चलिए मनीषा जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, 2 सीटें खाली हो रही है, रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान के नहीं है, क्या वापस से उनको रिपीट करने की तैयारी है? और दूसरा ये जो राजेंद्र गहलोत की सीट खाली होगी, तो इसमें क्या राजस्थान के लोगों को ही तरजीह मिलेगी या कोई बाहर से पैराशूट आ जाएगा, पैराशूट कैंडिडेट आ जाएगा? दीपक जी, सबसे पहली बात, मैं आपने जो पौरू जी से आपने प्रश्न किया उसके उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने जो मुझसे पूछा है उसका मैं जरूर दूंगी। देखिए, राज्यसभा की सीटें हैं वो देश में, आप देखिए, देश के लिए लड़ी जाती, देश में होता है, जरूरी नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स से ही हो। आप देख लीजिए, वो सामाजिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, वो खेल क्षेत्र से भी हो सकते हैं, मनोरंजन क्षेत्र से भी हो सकते हैं, कोई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, वफादार हो सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह का पूरा समीकरण ये सब देखा जाता है। ठीक है, पौरू जी, उंगली उठाना आसान, लेकिन आप ये देखिए, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके जो वो है वो पूरे ऑल ओवर है, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए, जिस तरह से भी जो भी सीट या जो भी नाम आएंगे वो बिल्कुल राजस्थान के मुद्दों को समझने वाले होंगे, जो राजस्थान पे जिन्होंने कार्य किया है, जो राजस्थान की आवाज वहाँ उठा। दीपक जी, इनसे एक बात पूछिए कि रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने राजस्थान के 6 साल के कार्यकाल में इतनी जो है संसद में राजस्थान के हित की कोई बात उठाई? एक मिनट पौरू जी, सांसद के नाते उन्होंने राजस्थान में क्या बात उठाई? 2024 में रवनीत सिंह बिट्टू बने, पूछ लूंगा 2 साल का, पूछे तो सही इनसे। पौरू जी पूछ लूंगा 2 साल में रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या किया? बात रखी संसद में, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, और देखिए कि आप भी बताइए, आप बताइए कब उठाए, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, मुझे बताइए तो कौन सी तारीख को पौरू जी राजस्थान का पौरू जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट पौरू जी, मंत्री रहते हुए उनके कोई निर्णय ऐसे थे कि उनकी कलम से राजस्थान को फायदा हुआ? पौरू जी 1 मिनट इनकी बात सुन लीजिए पहले, मनीषा जी। ये तब जाके बोलूं, इनका फ्रस्ट्रेशन ही शुरू हो जाता है, बार बार बीच बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं ये। क्यों भाई, आपसे पूछा गया था प्रश्न, तो आपको उत्तर देना चाहिए था। जब अब मैं उत्तर दे रही हूँ तो आप बीच बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट करिए आप मनीषा जी। पौरू जी, मैं समझ रही हूँ लगातार हार के बाद में फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन प्लीज जो नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ऊर्जा है। आप लोगों की स्थिति हो गई कि देश के युवा मेरी मजबूरी है, मैं सड़कों पे आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, आप ऐसे डरपोक लोग हैं, ऐसे सोशल मीडिया ऐसे डिबेट नहीं हो सकती पौरू जी। मनीषा जी, एक एक करके, इतने कमजोर लोग हैं आप स्वस्थ लोकतंत्र के प्रहरी नहीं है। ठीक है, मुझे मजबूरी में श्याम जी के पास जाना पड़ रहा है, मैं श्याम जी के पास पहले जा रहा हूँ, अब मैं श्याम जी के पास पहले जा रहा हूँ। आपकी तरह ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने 2014 में अन्ना आंदोलन को, चलिए ठीक है श्याम जी, पौरू जी 1 मिनट, पौरू जी इस तरीके से मत करिए, पौरू जी ऐसे नहीं, पौरू जी 1 मिनट। मनीषा जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास में। श्याम जी, ये विडंबना नहीं है क्या, जब खुद की बात की जाती है, किसी भी दल से पूछा जाता है, तो बोला कोई से भी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता को मौका मिल सकता है, अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विद्वानों को मौका मिल सकता है। लेकिन ये विडंबना नहीं है कि राजस्थान का रहवासी नहीं है, राजस्थान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और उनको किसी तरीके से कोई जुगाड़ करे राज्यसभा में भेजना है, और इसलिए राजस्थान की सीट खाली हुई तो राजस्थान से भेज दीजिए, कि ठीक है क्या परिपाटी? दीपक जी, जो पुरेश जी बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ सुरजेवाला ने अपने पुत्र के विधानसभा क्षेत्र में फंड लगा दिया है, एमपी फंड। हाँ, ये और वो राजस्थान की बजाय वहां फंड लगा रहे हैं, उसका क्या औचित्य है, मेरे को नहीं समझ में आता। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान से तो जीत के जाता नहीं है, दूसरी जगह का व्यक्ति यहाँ से जीत के जाकर के अपने पुत्र के विधानसभा क्षेत्र में फंड लगा देता है, ये ठीक है क्या? देखिएगा, आप तो देखिएगा कि अशोक गहलोत ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाहरी नेताओं का समर्थन किया और सब चले गए यहाँ से जीत करके। और बताओ, कौन से राज्यसभा के सदस्य ने राजस्थान के लिए भला किया? आप बता दो, सोनिया गांधी ने कितना फंड दे दिया राजस्थान को? या आप देखिएगा कि तिवारी जी जो है जीत के गए, उन्होंने कितनी बार राजस्थान के बारे में उठाया, पत्र लिखना पड़ता है उनको कि राजस्थान के बारे में बोलो। तो पड़ोसी, आप अपनी स्थिति को भी देखो। अब आप 24 अकबर रोड जो आज का कांग्रेस का पुराना कार्यालय है, उसको स्थापित करने के लिए क्या राजस्थान से कांग्रेस का कौन सा वरिष्ठ नेता जाएगा जीत करके यहाँ? किसको ले जाओगे? मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि अभी अकबर रोड खाली करना पड़ेगा, इसलिए आपको या तो कमलनाथ को लाओगे मध्य प्रदेश से, नहीं तो राजस्थान से सीपी जोशी जाएगा, या
भंवर जितेंद्र जाएंगे या और कोई किसके के नाम चल रहे हैं, पवन खेड़ा। अभी देखिए अभी तक आपके भी यहाँ भी है नहीं। अभी अशोक गहलोत दिल्ली में बैठ करके खड़गे साहब से क्या अंदर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसको ले जाएंगे किसको नहीं ले जाएंगे, अलग तरह की स्थितियां आपके भी बनी हुई है। इसलिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी छवि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारी व्यक्तियों को भेजने का काम किया है। बिट्टू यहाँ से जीत के गए, 2.5 साल ही हुए हैं, 6 साल पूरे नहीं हुए। आपको पता है पूरे 6 साल का बिल्कुल 2024 में बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी उनका तो कार्यकाल ही पूरा 6 साल का नहीं है, तो उपचुनाव में जीत दर्ज की थी उन्होंने। अभी देखिए बीच में भेजा था, उपचुनाव में गए थे वो, पूरे उसके लिए नहीं गए थे। जब आपके केसी वेणुगोपाल पार्लियामेंट के मेंबर बन गए थे उसके बाद वो यहाँ से गए थे। तो ऐसी स्थिति में पुरुष जी आप अपनी बारी जब आती है जब नहीं बोलते हो कि किन किन लोगों को आपने यहाँ से भेजा और राजस्थान के बारे में क्या कुछ किया, आप बता दो मुझे। मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि कांग्रेस के इतने बड़े लीडरों को आपने यहाँ से भेज दिया, उसके बाद राजस्थान के बारे में नहीं बोलते वो भी। ठीक है, चलिए ठीक है। मनीषा जी आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या राजस्थान की जनता उम्मीद करे क्या कि इस बार राजस्थान के व्यक्ति को ही टिकट मिल जाएगा? देखिए जो भी केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व का होगा फैसला, और देखिए निश्चित है कि बेहतर नाम आएगा, राजस्थान के मुद्दों को समझने वाले होंगे, राजस्थान की मुद्दों को रखने वाले होंगे, राजस्थान के बारे में जो लोग अच्छा सोचते हैं उसी वही नाम आएंगे। और देखिए निश्चित रूप से जो कहते हैं ना कि जो चीज मुद्दे जो समझते हैं उन्हीं का नाम रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हलचल जो नामों की जो बैठक में बिल्कुल पंजाब से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान को समझते होंगे। और क्यों मनीषा जी? पंजाब से आने वाले रवनीत सिंह बिट्टू जी बहुत बेहतर तरीके से राजस्थान को समझते होंगे। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने विरासत रखी है संसद में, ऐसा नहीं है। वो पूछ रहे थे पौरुष जी अभी क्या मिला राजस्थान को, क्या मिला राजस्थान को? देखिए एक पूरा देश का विषय है ये, और देखिए मैं राष्ट्रपति की भावना से जो काम करता हूँ उसका नाम जरूर होगा। ठीक है, चलिए पौरुष जी 30 सेकंड में आपकी भी आखिरी टिप्पणी। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इस बार तो दे दीजिए राजस्थान के किसी नेता को मौका। लेकिन निश्चित तौर पे दीपक जी राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सिंगल उम्मीदवार है, मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि 99.99% जो है अब राजस्थान के व्यक्ति को ही हम जो है आगे राज्यसभा में भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी से वापस इस बात को कहना चाहूंगा, देखिए हम तो ओपोजिशन वाले लोग हैं, हम तो राज्यसभा में हमारा जो आदमी जाएगा वो खाली बोलेगा, लेकिन आपका जो आदमी जाएगा वो सरकार का अंग होगा। तो आपका विशेष फर्ज बनता है कि आपके यहाँ से जो 2 लोग जाने वाले हैं वो निश्चित तौर पर राजस्थान के हो। मैं तो बोलो मनीषा जी को भेज दो, मनीषा जी ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि जयपुर की रहने वाली है, उनको जयपुर की समस्या चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। श्याम जी आपकी आखिरी टिप्पणी राज्यसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि किसी का पार्टी नेतृत्व तय करेगा, कोई 0.1% की गुंजाइश छोड़ रहा है। क्या दीपक जी मुझसे पूछे? हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई तो केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ रहा है, कोई कह रहा है कि 0.1 की गुंजाइश भी रह सकती है। अब देखिए पौरुष जी और मनीषा जी दोनों ही बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का निर्णय निश्चित तौर पर दिल्ली में बैठ करके लोग करते हैं और पार्टी के हित में क्या होता है ये फैसला होता है। ना तो पौरुष जी कह सकते हैं कि राजस्थान का व्यक्ति होगा, ना मनीषा जी कह सकती है, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर 2 में से 1 तो राजस्थान का होगा। वो जो राज्यसभा का बीजेपी में ये तो तय है कि 2 में से 1 होगा। अब 1 में से 1 राजस्थान का होगा या बाहर का होगा, अभी पौरुष जी आप तय कर दो, या तो नीरज डांगी भी कह रहा है मेरे को वापस दे दो। अब देखिए राजस्थान में भी बहुत सारे लोग हैं, किसको दोगे? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का जो पुराना 24 अकबर वाला ऑफिस के रूप में है उसको स्थापित करने के लिए क्या राजस्थान से व्यक्ति सीनियर जाएगा क्या? ऐसा अभी पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, भी हो सकता है, क्या बिल्कुल सर, कुछ पता नहीं। चर्चा बहुत दिल्ली में तेजी से चल रही है कि किसको भेजा जाए। चलिए ठीक है श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े, साथ में पौरुष भारद्वाज जी और मनीषा सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए राज्यसभा का रण है और इसके लिए वोटिंग भी होनी है, लेकिन अब निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है सभी लोगों की कि क्या जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे वो स्थानीय होंगे या फिर बाहर से कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाएगा। और दूसरा ये भी कि राज्यसभा चुनावों का ये रण कितना रोचक रहेगा, क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतार कर या उसको समर्थन देने की कोशिशें भी दोनों दल करेंगे दूसरे दल का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।